नमस्कार। आज हमारे साथ डॉक्टर डी.बी. शर्मा जी हैं। ये आईएमए के पूर्व अध्यक्ष हैं और अस्थिरोग विशेषज्ञ हैं, आगरा के जाने माने। डॉक्टर साहब डॉक्टरी तो करते ही हैं, लेकिन पृष्ठभूमि इनकी ये किसानी है। इनके परिवार में किसानी होती रही है। डॉक्टर साहब अभी भी जब भी मौका लगता है, ज़रूरत पड़ती है, तो जाके खेत में खुद जुट जाते हैं। आज हम डॉक्टर साहब से किसानों के जो आंदोलन चल रहा है इसके संदर्भ में कुछ बातें करेंगे। डॉक्टर साहब इस आंदोलन को किस तरह से देखते हैं? क्या ये आंदोलन ठीक है? क्या सरकार की जो नए कानून हैं वो कितने सही हैं, कितने गलत हैं? डॉक्टर साहब आपका स्वागत है। पहला सवाल यही कि आप इन कानूनों को, कृषि कानूनों को काला कानून मानते हैं या ये कोई किसानों के विकास का कानून है? देखिए, ये असल में हम ये क्या कानून है अभी तक न तो जनता को समझा पाए न किसान को समझा पाए, और उसी वजह से ये भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। सरकार का कहना ये है कि ये किसानों के हित में है, किसानों का कहना ये है कि ये किसानों के अहित में है। मिनिमम सपोर्ट मूल्य सरकार कहती है कि इससे किसान कहते हैं ख़त्म हो जाएगा। सरकार लिखकर भी देने को तैयार है कि इससे नहीं ख़त्म होगा। दूसरी बात यह है कि बिचौलिए जो होंगे सरकार के हिसाब से इसमें ख़त्म हो जाएंगे और किसान को कहीं भी अपनी चीज़ को बेचने का डायरेक्ट अधिकार होगा। तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आ रही कि जो कि किसानों के बहुत ज़्यादा विरोध नुकसान करने वाली हो। अब सवाल इस बात का है कि भारत में अच्छी चीज़ का भी विरोध होता है, यहाँ विरोध के लिए विरोध भी होता है, लेकिन मूल समस्या किसानों की कहीं और भी है, जिसकी तरफ सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। इतनी सरकारें आई, इवन चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा और नेता आज तक माने जाते हैं, उन्होंने भी कोई किसानों के लिए बहुत ज़्यादा कारगर कार्य नहीं किया। आज भी आपको 20-22 रुपए में पानी की बोतल मिलेगी और किसान का गेहूं और किसान का दूध 20-22 रुपए में बिकेगी। तो तुम्हारा पानी, उनका दूध, 1 किलो गेहूं बनाने में कम से कम कई कुंटल पानी लग जाता होगा और कितनी मेहनत लगती होगी, तब उसको 1 कुंटल गेहूं मिला, उसका पूरा परिवार लगा रहा। तो उसको जो ये उसकी कॉस्ट लगाने वाले हैं उसका सिस्टम ही गलत है कि ये इतने रुपए किलो इनको पड़ी। उन्होंने उसकी खेती की तो कीमत ही नहीं लगाई। किसी भी इंडस्ट्री की लगाने में खेती उसकी कीमत लगा करके तब उसको बनाया जाता है कि कितने रुपए का ये प्रोडक्ट पड़ा। हाँ, ऐसे ही दूध की कीमत उन्होंने लगाई नहीं। उन्होंने कहा इतने का चारा, इतने का ये हुआ और ये दूध आपको 20 रुपए किलो पड़ गया। लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो उसका पूरा परिवार लगा हुआ है, उसका पूरा वो लगा हुआ है, उसको वो लगाते ही नहीं। मजदूरी नहीं जो कहना है जो है जो एमपीएस में जो लगता है अपने परिवार की मजदूरी भी हमें की जाती है, उसका जमीन का जो रेंट होता है उसको भी मतलब किया जाता है। नहीं, जब नहीं। एमपीएस तय किया जाता है नहीं है। अगर वो तय कर दिया जाए तो ये आपको दूध 20 रुपए 22 रुपए किलो नहीं मिल सकता। वो उसकी कीमत पे आएगी 70-80 रुपए किलो। इसमें सिर्फ कृषि की जो उपज है, नहीं, 29 किस्म है, उन पे ही मतलब ये लागू होता है। उसमें भी नहीं आएगा। 20 रुपए किलो आपको गेहूं पड़ ही नहीं सकता। जब आपकी उसकी रेंट लगा लेंगे तो पड़ेगा ही नहीं। वो इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो देखिए, एक परिवार 4 आदमी, आप 4 आदमी आज की तारीख में आप 7-8 हज़ार रुपये महीने से लगाओगे, बेटे बहू और वो उसमें पूरे लगे रहते हैं, तो कम से कम यूँ मान लो आप कि 8-10 हज़ार रुपये के तो हो गए। 2 जने 20 हज़ार रुपये के हो गए। 20 हज़ार रुपये और उसके पास 2 बीघा खेत है, 20 हज़ार रुपये से 2.5 लाख रुपये, और 2 बीघा में आप 10 कुंटल से ज़्यादा गेहूं नहीं कर सकते।
2 बीघा में 2 बीघे में 5 कुंटल 1 बीघा मान ले, तो 2 बीघा की उसकी कीमत, उसकी मजदूरी हो रही है 2.5 लाख रुपया, 12 से 1.5 लाख रुपया। और आपको 10 कुंटल गेहूं कितने का मिल रहा है? 22,000 का है। उसका पानी, खाद, उसमें जो वो उसका जमीन का रेंट, वो तो छोड़ ही दो, मजदूरी की तो बात क्या कर रहे हो आप भाई साहब? नहीं, तो एमपीएस का जो मानक जो उनको बताते हैं, भाई साहब वही मानक की, मैं उसी मानक की बात कर रहा मानक हूँ। पूरे तरीके से अदा होनी नहीं, चाहिए। वो मानक लगाओगे आप जब उसकी मजदूरी तो लगा लो भाई। मजदूरी कहाँ लगा रहे हो आप? उसमें नहीं इंक्लूड है। मजदूर मैं बता तो रहा हूँ, मोटा मोटा आप ये समझ लो कि 2 बीघा खेत है आज के किसान पे एवरेज पे। 2 बीघा का मतलब हो गया 1 एकड़ के करीब। तो 2 बीघा की 2 लोगों की, उसकी वाइफ की और उसकी मजदूरी, वाइफ को 150-250 रुपये रोज लगा दो, आदमी का 300 रुपये रोज लगा दो, तो हो गए 17-18 हजार रुपये। 17-18 हजार रुपये से 2 लाख रुपए हो गए। अब 2 बीघा में 2 लाख की कहाँ फसल आ गई? और उसका बीज, अच्छा फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट है वो उस पे, प्रकृति पे। तो वो भी कई बार गच्चा दे जाता है। कई बार ऐसा होता है कि किसान अपनी सब्जी लाता है, उसका किराया नहीं निकल पाता और मंडी में फेंक के चला जाता है। मैं आपको आगरे में ही कई, आप लाइव कर लेना, कई बार ये दिखा दूंगा कि उसका किराया नहीं निकल पाएगा। तो किसान के साथ तो छलावा हर सरकार ने किया है। और जाके पीर न फटी विवाई, वो का जाने पीर पर आई। ये जो एयर कंडीशन उसमें बैठे हुए लोग ये जानते नहीं है कि किस तरह किसान मेहनत करता है, और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये जानते हैं। बड़े बड़े दुष्परिणाम किसी चीज के सामने आते हैं। ये जो सीलिंग लगाई गई, ये लगाई गई थी 12.5 एकड़ पे। उसके बाद 3 पीढ़ियां चली गई, तो ये बट गई 12 लोगों में। अब 3 पीढ़ियां से तो एक के पास 2 या 3 बीघा खेत आया। 2 बीघा में ट्रैक्टर लेगा वो, उसकी ब्याज नहीं निकल पाएगी और अपना खेत बेच के चला जाएगा। कितने एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं हर जिले में, जिन्होंने अपने खेत सिर्फ इस वजह से बेच दिए कि वो ट्रैक्टर की ब्याज नहीं दे पाए। वो समझ नहीं पाए इकोनॉमिक्स को कि ट्रैक्टर 5 लाख का लिया, ब्याज लगा के 8 लाख का पड़ा, और जब 5 साल बाद उसकी कीमत रह गई 1.5 लाख। अब उस 2 बीघा में से वो क्या ओढ़े और क्या बिछावे, वो स्थिति वही जान सकता है जिसने किसान को और किसान के गांव को नजदीक से देखा। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने खेत सिर्फ इस बात से बेचे हैं कि उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा या लोन लिया, वो उसको पटा नहीं सकता। अब क्या हुआ, आपने कहा था 2 बीघा पे लोन क्यों लिया? उनने इसलिए ले लिया कि उसके गांव में परिचित और वो लोग थे, उनने सोचा 20-25 बीघा में जोत लूंगा, जुताई ले लूंगा। अब जो दूसरे लोग हैं उन पे जुताई के लिए पैसे नहीं, उनने कही कि लल्लू तू उधार ले आ। एक पेट्रोल पंप पे थे, डीजल, अब उस पेट्रोल पंप ने दे दिया उधार। अब उसको फसल को मार गया जाड़ा, तो अब न तो वो उन पे पैसे पटाने को, अब वो उन पे मांगे तो कहां से मांगे, फसल में कजू भयो ना, तो उसका डीजल और चला गया है, गिरह से चला गया। उधर ब्याज बढ़ रही बैंक की है, ब्याज बढ़ रही बैंक की, और ट्रैक्टर जो 8 लाख जो 5 लाख का लिया था उसकी कीमत रह गई 4 लाख, और बैंक ने कर दी 6 लाख ब्याज लगा के हैं। अगली साल वो 4 लाख का रह गया 3 लाख का है, इधर फसल नहीं हुई। तो इसका दुष्परिणाम कितना बड़ा हुआ कि जिनके पास बड़े बड़े खेत थे वो छोटे छोटे कह के रह गए। अब वो वायबल नहीं रहा। अब इसमें होना क्या चाहिए था कि जैसे इजराइल है, वहाँ बड़ी डेवलप्ड एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी है, वहाँ 1-1 बीघा में खूब सारा वो करते हैं, 1-1 पेड़ पे 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 कुंटल टमाटर हो जाते हैं। तो हमको देखिए, शिक्षा से होता क्या है कि वो एक शक्ति हो जाती है। हमें किसानों को ट्रेनिंग देनी चाहिए, वहाँ से लोग लें, यहाँ के ड्रिपलेट इरिगेशन है और ये और वो है।
ब्याज माफ करने से किसान आत्महत्या करने से कुछ लोग रुक जाएंगे, लेकिन ये सिलसिला चलता रहेगा, किसान आत्महत्या करता रहेगा। जो मूल समस्या है उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। अब ये किसान आंदोलन है जो वर्तमान में जो चल रहा है किसानों का, अभी भारत बंद भी है अभी 14 तारीख को, और ऐसे में जो उनकी प्रमुख मांगे हैं, 3 प्रमुख मांगों को वो ये भी कहते हैं कि इसको बात दिया जाए, बाकी कानून इसमें हम सहमत हो जाएंगे इससे। तो अगर 3 कानूनों में एक तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य, दूसरा ये है 3 में नहीं है, जैसा ये बिजली बिल संशोधन, और तीसरे को उन्होंने दिया है दूसरा क्या? बिजली बिल संशोधन का जो नया कानून है उसमें पड़ा जाएगा, और तीसरा है पराली जलाई जाती है जो, उसमें जुर्माना और सजा का है जो प्रावधान को बंद किया है उन्होंने। इसके बाद वो सहमत होने पर तैयार है, तो इसमें आपकी मदद नहीं, ये चीज़ ठीक है, लेकिन जो ऐसा ना कि मुझे गुस्सा आ रही है किसी चीज़ पर, मैं उतार दूंगा दूसरी चीज़ पर। यहाँ समस्या ये है, किसान को गुस्सा तो दूसरी चीज़ों पे है, इसलिए वो समझना ही नहीं चाह रहे किसी कानून को क्या है। बस ऐसा है ना कि कोई आदमी मुझसे नाराज है, मैं उसके हित की बात करूंगा तो भी वो क्या कहेगा, जे जो मुँह कछो ना सुननी तुम्हारी, तुम जा हटा। वो जो सोचेगा कि मेरे हित की बात नहीं करके अहित की कर रहे होंगे, क्योंकि आज तक अहित की बात होती नहीं है। तो मेन समस्या ये है कि कहूं की गुस्सा और कहूं निकल रही है। जैसा ये 3/7 हटा के किसानों पर कौन सा किसानों को कैसे भाव लगेगा? ये जो इकट्ठा करने की जो सीमा हटाई गई है, हाँ, आपको आपको नहीं लगता कि जमाखोरी के लिए अडानी ने पूरे देश में करोड़ों वो बना लिए साइलो? मैं ऐसा कहूँगा, मेरा सोचना ये है कि कुछ किसानों के फायदे की चीज, कुछ व्यापारियों के फायदे की चीज मिला करके उन्होंने एक चीज बना दी। नहीं, इसको क्यों, इसके पीछे मकसद क्या है? नहीं, मतलब ये पहले से था कि भाई इससे ज्यादा आप अनाज इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। सरकार का मकसद जो है अपना और चीजों को चलाना भी होता है, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने हिसाब से उसको बनाया कि उसको क्या फायदा हो सकता है, उस हिसाब से बनाया। उसने सरकार ने किसानों के लिए भी ये भी दिखाया कि भाई हम तुम्हारा भला करना चाह रहे हैं। नहीं, लेकिन किसानों से बिना बातचीत के भला करना। हाँ, उन्होंने जो बनाया कानून बनाया, उससे पहले किसानों से बातचीत होनी चाहिए थी, और मूल समस्या कहीं और है और समाधान कुछ और है। आप कृषि बिल के कानून से सहमत हैं? नहीं, इसमें कुछ संशोधन के साथ इसको किया जाना चाहिए, और कुछ चीजें जो किसानों की मूलभूत समस्याएं हैं उनकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए। किसानों की मूल समस्या एमएसपी थी, एमएसपी थी पहले से भी थी, लेकिन कभी एमएसपी पे खरीदा नहीं किया। मजबूरी में बेचारे को बेचना पड़ता है। मैं वही कह रहा हूँ कि एमएसपी आपने जो है वो एक बता दी कि ये है, लेकिन एमएसपी गड़बड़ है पहले तो फिर वो भी कानूनन नहीं है। हाँ, एमएसपी गड़बड़ है, एमएसपी पे इस वाली चीज आप नहीं कर पा रहे हो। वो किसान के साथ असल में है क्या कि वो बिल्कुल ऊपर से देख करके कि ये इस हिसाब हो गया, आपने एक गेहूं के 400 गेहूं हो जाएंगे, यूं तरह से हिसाब लगा लिया। 400 गुना उसको प्रॉफिट हो गया, यूं लगा दिया। एक लाभ होया और पेड़ में से गिन लो कितने लाभ हो गए, इतने गुना इसको प्रॉफिट हो गया। उसमें जो लागत है, उसकी जो मेहनत है, वो सब वो कुछ नहीं। जिस समस्या है सारी, तो वो जो है, इसलिए भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है, और इसमें कृषि की टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर, वितरण की व्यवस्था, कोल्ड चेन्स, और जो सिर्फ ब्याज माफ करने से कोई भला नहीं होने वाला।